अपन महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे थे। इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो अपने को देखने हैं। अब तो देखो, प्रताप के ऊपर जो सवाल पूछते हैं उसमें एक तो इसने अंतिम जो राजनीति का केंद्र है वो किसे बनाया था? चावंड को बनाया था। तो चावंड के संबंध में जो सवाल पूछते हैं वो है कि चावंड में रहकर उसने मेवाड़ चित्र शैली का प्रादुर्भाव किया था। मेवाड़ में इससे पहले चित्रकला स्कूल का प्रचलन नहीं था। तो दूसरी बात है, मेवाड़ की जो चित्र शैली है उसको इसके पुत्र अमर सिंह ने काफ़ी अच्छा विकसित किया था। तो दो सवाल बनते हैं कि मेवाड़ चित्र शैली का जन्म या प्रादुर्भाव वो किसके काल में हुआ था? प्रताप के काल में। और मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण युग किसका काल है? अमर सिंह का। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। तो चित्र शैली लिख के और इसको दो भागों में बांट लो आप। चित्र शैली लिख के दो भागों में बांट लो आप। पहला है मेवाड़ चित्र शैली का प्रादुर्भाव, या चित्र शैली से पहले मेवाड़ शब्द लिख लो ने, और भी छोटा हो जाएगा। मेवाड़ चित्र शैली, और उसके बाद में पहले में लिखो आप प्रादुर्भाव। किसके काल में? प्रताप के काल में। और मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण युग किसके काल में? अमर सिंह के काल में। ये दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये प्रादुर्भाव जो है वो कहाँ से हुआ था? चावंड से। ये तीन सवाल हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ जो है वो प्रताप के अंतिम टाइम में हुआ था, क्योंकि उसने अपनी राजनीति का जो केंद्र है वो अंत में किसे बनाया था? चावंड को। ठीक है। दूसरा सवाल जो यहाँ पूछते हैं, इसकी उपाधियां जो हैं कई बार पूछ लेते हैं। तो दो उपाधियों को आप ध्यान में रखेंगे, एक मेवाड़ केसरी और दूसरा हल्दी घाटी का शेर। तो इसमें प्रताप की उपाधियां, प्रताप की उपाधियां, और प्रताप की उपाधियों में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। मेवाड़ केसरी और दूसरा हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर। तीसरा सवाल इसमें जो पूछते हैं कि मेवाड़ को जीतने के बाद में उदयपुर शहर का नाम अकबर ने क्या रखा था? बता सकते हो क्या? मुहम्मदाबाद। तो इसमें लिखो अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा? मुहम्मदाबाद। मुहम्मदाबाद। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तीसरा सवाल इसमें, अगला सवाल जो पूछते हैं वो एक कथन जो मैंने आपको बताया था ना कि यूरोप के कुछ युद्धों से दिवेर और हल्दी घाटी की तुलना करते हैं। तो इस संबंध में पहले आप एक लाइन लिखोगे। लिखो आप इसमें, थर्मोपोली का युद्ध मूलतः, थर्मोपोली का युद्ध मूलतः फारसी सेना नायक जेरेक्सस, फारसी सेना नायक जेरेक्सस तथा यूनानी सेना नायक लियोनिडास, यूनानी सेना नायक लियोनिडास के बीच
हुआ था, लियोनिडास के बीच में हुआ था। ठीक है, इसको यहीं पढ़ा रहने दो। अब नीचे कर्नल टोड का एक कथन लिखो। मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं जहां, मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं जहां, मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं जहां थर्मोपोली जैसी भूमि न हो, थर्मोपोली जैसी भूमि ना हो, थर्मोपोली जैसी भूमि ना हो, और लियोनिडास जैसा वीर पैदा ना हुआ हो, लियोनिडास जैसा वीर पैदा ना हुआ हो, लियोनिडास जैसा वीर पैदा ना हुआ हो। ठीक है, कल मैंने आपको कितने नाम बताए थे? हल्दी घाटी, रक्त तलाई, दिवेर, कुंभलगढ़, मतलब हर जगह लड़ाइयां लड़ी गई है। तो इस युद्ध में जीत किसकी हुई? इसमें झूठे। अरे इस कथन से क्या समझे आप? लियोनिडास जैसा वीर पैदा ना हुआ हो, ये यूनान और एथेंस एक ही है। तो देखो, फारस और यूनान के बीच में लड़ा गया था थर्मोपोली का युद्ध, जिसमें विजय किसकी हुई थी? यूनान या एथेंस की हुई थी। तो वीरों में अपन विश्व इतिहास में जिस आदमी को याद करते हैं वो कौन है? लियोनिडास है। तो उसने कहा कि मेवाड़ के चप्पे चप्पे पर थर्मोपोली जैसी लड़ाई के मैदान है, और हर चप्पे चप्पे में लियोनिडास पैदा हुए हैं। मतलब बहुत, मेवाड़ की धरती के ऊपर काफी वीर पैदा हुए हैं। ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, अब देखो, एक रचना है पीथल और पाथल, इसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2-3 तरीके से इसका सवाल पूछा जाता है। पीथल कौन है? पाथल कौन है? हैं? पाथल प्रताप है। पाथल कौन है? प्रताप है। और पीथल पृथ्वीराज राठौड़, ये बीकानेर के राजा कल्याणमल का पुत्र था। ये आगे जब राठौड़ हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें इस आदमी को बढ़िया साहित्यकार के रूप में आपको पढ़ाऊंगा मैं। कहाँ का था ये? बीकानेर का। देखो, इसमें पीथल और पाथल जो किताब है उसका मुद्दा क्या है? महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को रेखांकित किया इस किताब में इसने। ये दोनों लिख लिया ना, बताने की जरूरत नहीं कौन था। तो इसमें पीथल और पाथल का परिचय पूछा जाता है। पीथल कौन है, पाथल कौन है? तो इसमें लिखो, इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को रेखांकित किया गया है। रेखांकित किया गया है। जिसके प्रति बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र, जिसके प्रति बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ ने संकेत किया था। पृथ्वीराज राठौड़ ने संकेत किया था। कुछ समझ में आया? पृथ्वीराज राठौड़ ने जो संकेत प्रताप के लिए दिया, उस संकेत को पीथल और पाथल रचना में उल्लेख दिया गया है।
और ये रचना, ये उल्लेख किसकी ओर से? कन्हैयालाल सेठिया की ओर से। ये अपने सुजानगढ़ के थे, कन्हैयालाल सेठिया। इस किताब का रचनाकार कौन है, पीथल कौन है, पाथल कौन है, इस किताब की विषय वस्तु क्या है, ये 4 सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। कई बार साहित्य में अपन जाते हैं तो वो लाइन इसी की है। ये लाइन इसी रचना में लिखी गई है। अरे घास री रोटी जद बन बिलावड़ो, ले वाग्यो नान्यू सो अमर्यो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुखड़ो जाग्यो। अमर सिंह छोटा था, जब ये पहाड़ों में भटक रहा था तो धान खत्म हो गया था, तो अपने युवराज के लिए उसने किसकी रोटी में बनवाई थी, और वो भी कौन ले गया? बिलाव लेके भाग गया। ये उस समय की बात है जब हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों में अपना जीवन यापन किया था। ठीक है, तो दूसरा उसके नीचे लिख लो, हल्दी घाटी के बाद। इसमें जो वर्णन है वो क्या है? हल्दी घाटी के बाद हल्दी घाटी के बाद जब प्रताप जंगलों में भटक रहा था, उस समय प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विचार कर रहा था। मतलब हल्दी घाटी के बाद टूट सा गया था वो। ये मुद्दा है इस किताब का। हल्दी घाटी के बाद जब जंगलों में भटक रहा था तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विचार कर रहा था। इसी दौरान पीथल ने पाथल के स्वाभिमान को पुनः जगाया। मतलब पृथ्वीराज राठौड़ ने प्रताप के स्वाभिमान को पुनः जगाया। ठीक है, फिर इसमें दरबार के विद्वान जो हैं उनके द्वारा जो कार्य किया गया उसके ऊपर आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके दरबार पर एक आदमी का नाम आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। वो आदमी कौन था? चक्रपाणि मिश्र। ये दरबारी विद्वान कौन था? चक्रपाणि मिश्र। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि चक्रपाणि मिश्र जो है वो कौन था? प्रताप का दरबारी था। प्रताप का दरबारी था। क्या क्या महाराणा प्रताप ने अपने आदेश से इससे क्या क्या लिखवाया? तो इसमें पहली किताब है विश्व वल्लभ। पहली किताब विश्व वल्लभ। दूसरी किताब है राजतिलक पद्धति। राजतिलक पद्धति। और तीसरी किताब है मुहुर्त मार्तंड। हेलो, हाँ हाँ, लेस का लेंथ बहुत लंबी होगी है। हाँ, बाकी जीरो फिगर है। और देख लेंगे ना, बाद में देख लेंगे 1-2 दिन में। ठीक ठीक ठीक। तीसरी किताब है इसकी मुहुर्त मार्तंड। ये तीनों किताबें प्रताप के आदेश पर लिखी गई थी या प्रताप की आज्ञा से लिखी। किसने? चक्रपाणि
मिस्र ने। एक सवाल कल एक किताब में मेरे सामने और आया, अपन किसकी बात कर रहे थे? उस अब्दुल रहीम खान खाना की बात कर रहे थे। अब्दुल रहीम खान खाना कर रहे थे ने। उसके ऊपर एक सवाल और सामने आया कि वो कौन था, वो कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है, ये अकबर की संरक्षिका कौन थी? बैराम खां इसका संरक्षक था। और हमीदा बानो क्या थी? उसकी माँ थी। और इसके अलावा अकबर की एक पत्नी जिसका जिक्र और आता है, सलीमा बेगम। क्या आता है? सलीमा बेगम। ये उस बैराम खां की जो विधवा थी उसकी पुत्री थी, जिससे अकबर ने विवाह किया था। और ये उसी का क्या था? पुत्र था। तो इसके बॉर्डर के ऊपर लिख लो आप, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के संरक्षक बैराम खां की विधवा पुत्री, बैराम खां की विधवा पुत्री सलीमा बेगम का पुत्र था। सलीमा बेगम का पुत्र था। सलीमा बेगम का पुत्र था, जिससे अकबर ने विवाह किया था। जिससे अकबर ने विवाह किया था। अब आते हैं अपन महाराणा प्रताप के बारे में। हेलो हेलो, हाँ ठीक। अब अपन बात करते हैं अमर सिंह की। प्रताप के पुत्र अमर सिंह की 1597 से 1620। 1597 से 1620। इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी सवाल आप ध्यान में रखोगे। लिखो आप इसमें जन्म 16 मार्च 16 मार्च 16 मार्च 1559। प्रताप की पत्नी अजबदे पंवार की कोख से। अजबदे पंवार की कोख से। दूसरा सवाल, राजाभिषेक चावंड में राजाभिषेक चावंड में चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। पंद्रह सौ 97
ईस्वी को। 1597 ईस्वी को। तीसरा सवाल, अकबर जीते जी मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाया। अधीन नहीं कर पाया, अतः उसने प्रताप की मृत्यु के बाद अपने शहजादे सलीम, जिसको अपन इतिहास में जहांगीर के नाम से पढ़ते हैं, के नेतृत्व में मेवाड़ पर पुनः आक्रमण करवाया। लेकिन आराम पीर सलीम ने इस आक्रमण में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। उसके पश्चात देखो, अकबर के बाद में उत्तराधिकारी कौन बना था? जहांगीर। उसके पश्चात जहांगीर ने अपने कार्यकाल में परवेज, महाबत खां, अब्दुल्ला खां वह अपने पुत्र, कौन था? खुर्रम, जिसको अपन इतिहास में किस नाम से पढ़ते हैं? शाहजहां। अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां के नेतृत्व में सैन्य दल अमर सिंह के विरुद्ध भेजे। अमर सिंह के विरुद्ध भेजे। देखो, एक पृष्ठभूमि बननी है, थोड़ा सा इस पर विचार आपको करना है। प्रताप को जीते जी ने पकड़ सका, ने मेवाड़ को अपने अधीन कर सका, कौन? अकबर। ठीक है, अकबर के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो देखो, अकबर ने अपने कार्यकाल में भी जहांगीर से आक्रमण करवाए थे, और जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के बाद भी इन चारों के नियंत्रण में या निर्देशन में सैन्य आक्रमण करवाया था। ठीक है, ये खुर्रम जो शब्द मैंने लिखा है, इसी को अपन क्या लिखते हैं? शाहजहां लिखते हैं। अब देखो, ये इधर अपन किसकी बात कर रहे हैं? अमर सिंह के। ये अभियान किसके विरुद्ध भेजे थे? अमर सिंह के विरुद्ध। और अमर सिंह का पुत्र अपन किसको पढ़ेंगे? करण सिंह को पढ़ेंगे। यहाँ मेवाड़ की हिस्ट्री में क्या है? तो देखो, प्रताप के समय में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, उन लड़ाइयों से अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। मतलब मेवाड़ की जनता खाने पीने के लिए भी तरसने लग गई थी। ठीक है, तो ये जो करण सिंह है, इसने अमर सिंह से निवेदन किया कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है, इसलिए हमें मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए।
तो संधि किसने की? अमर सिंह ने। किसके कहने पर? करण सिंह के कहने पर। ठीक है, इससे इसकी यारी किससे हो गई? खुर्रम से। तो देखो, शाहजहां की शासक बनने से पहले, राजाभिषेक से पहले मेवाड़ की जो यात्राएं हैं या मेवाड़ में इसने जो निवास किया था उसके ऊपर बहुत कुछ पूछा जाता है। शाहजहां की दोस्ती किससे हो गई? करण सिंह से। अब पहले तो अपन ये देखेंगे कि इनके बीच संधि क्या थी, और उसके बाद इसने मेवाड़ में अपना जो टाइम बिताया उस पर आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो नीचे पैरा चेंज करके लिखो, प्रताप के शासनकाल में लड़े गए युद्धों से मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बेहाल हो गई। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बेहाल हो गई, जिसके चलते मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बेहाल हो गई, जिसके चलते जिसके चलते जिसके चलते अमर सिंह के पुत्र युवराज करण सिंह तथा अमर सिंह के पुत्र युवराज करण सिंह तथा युवराज करण सिंह तथा मेवाड़ के सरदारों ने मुगलों की अधीनता का निवेदन अमर सिंह से किया। मुगलों की अधीनता का निवेदन अमर सिंह से किया। निवेदन अमर सिंह से किया, जिस पर अमर सिंह ने अपनी इच्छा का दमन करते हुए इच्छा का दमन करते हुए 5 फरवरी 1615 ईस्वी को 5 फरवरी 1615 ईस्वी को खुर्रम के माध्यम से मेवाड़ व मुगलों के बीच संधि हुई। मेवाड़ व मुगलों के बीच संधि हुई। अब पहले तो अपन इस संधि के ऊपर कुछ सवाल देखेंगे। इस संधि के संबंध में दो पक्षकार थे। 2 पक्षकार आए थे जहांगीर की ओर से, 2 पक्षकार गए थे अमर सिंह की ओर से। ठीक है, तो इसमें प्रतिनिधि आपको लिखने हैं। तो एक तो जहांगीर की ओर से कौन था? सुंदरदास तथा मुल्ला सकुला सिराजी। मुल्ला सकुला सिराजी किसके प्रतिनिधि थे? जहांगीर के। ये जहांगीर के प्रतिनिधि थे। जहांगीर के प्रतिनिधि। इधर अमर सिंह के प्रतिनिधि एक तो था हरिदास झाला। हरिदास झाला और दूसरा था शुभकरण। हरिदास झाला व शुभकरण। देखो, ये संधि थी मुगल वर्सेज मेवाड़ संधि। ये किन शासकों के नाम हुई? जहांगीर व अमर सिंह। लेकिन इन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि इस संधि के लिए प्रत्यक्षतः जिन्हें भेजा वो 2 प्रतिनिधि थे। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक इसकी डेट मैंने आपको बताई दी। कितनी है इसकी डेट? 5 फरवरी 1615।
ये शब्द जो लिखे हुए हैं आपके सामने, ये एग्जाम की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो स्टेट की बात की जाए तो मुगल वर्सेज मेवाड़ थी। शासकों की बात की जाए तो जहांगीर वर्सेज अमर सिंह थी। तारीख पूछी जाए 5 फरवरी 1615 ईस्वी थी। जहांगीर के प्रतिनिधि पूछा जाए सुंदरदास और मुल्ला सकुला सिराजी, और अमर सिंह के प्रतिनिधि हरिदास झाला और शुभकर्ण थे। दोनों तरफ से, अमर सिंह की तरफ से प्रयास करण सिंह ने किया और जहांगीर की तरफ से प्रयास किसने किया? खुर्रम ने किया। ठीक है, ये सारी संधि। अब इस संधि की शर्तें क्या थी? इस संधि की शर्तें क्या थी? तो देखो, मेवाड़ के इतिहास को इतना स्वाभिमानी क्यों मानते हैं? वो इन संधि की शर्तों से भी आपको कुछ ज्ञात होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आमेर वगैरह ने वैवाहिक संबंध वगैरह सब जो चीजें थी उनको स्वीकार कर लिया था। और इसमें पहला क्या था? जैसे जिन जिन राजपूत स्टेट्स ने मुगलों से संधि की थी, ठीक है, उनमें सारे शासक मुगल दरबार में पहुंच गए थे। तो इसमें अमर सिंह ने पहली शर्त ये रखी कि मैं मुगल दरबार में व्यक्ति से उपस्थित होकर कोई सेवा नहीं दूंगा। मतलब मेवाड़ का जो आदमी जिसका राज्याभिषेक हो गया, जो शासक है, वो आपके दरबार से कोई सेवा नहीं देगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसको भेज सकता हूँ? ज्येष्ठ पुत्र था ये इसका बड़ा पुत्र कर्ण सिंह, तो उसको दरबार की सेवाओं के लिए भेजने के लिए एग्री हो गया। दूसरी बात है ये था कि वो दरबार में उपस्थित होने का मतलब क्या है? तो घुड़सवार सेना के साथ मुगलों की ओर से लड़ने के लिए पूरी सेना लेकर उनके दरबार में रहना होता था। तो दूसरा सवाल, कर्ण सिंह को जब भेजा तो 1000 घुड़सवारों के साथ ये मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक है, बदले में क्या देना था? तो चित्तौड़ दुर्ग किसके कब्जे में था? अकबर के कब्जे में था। तो बदले में चित्तौड़ दुर्ग जो है वो मेवाड़ के महाराणाओं को वापस लौटाना था। लेकिन उसने कंडीशन ये लगा दी कि आप इस दुर्ग की दोबारा मरम्मत नहीं करवाओगे। मरम्मत का मतलब मैंने आपको बताया था, पूरे बारूद को नीचे से उसने साबातों पर बैठ बैठ के अकबर ने खुद बारूदों से उसकी जड़ें हिला दी थी। तो उस दुर्ग को रिपेयर करने के पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि महाराणा जगत सिंह ने वापस इस शर्त का उल्लंघन करके उसका निर्माण जो है वो वापस शुरू कर दिया था। ठीक है, अगली शर्त ये रखी कि मेवाड़ का जो राज परिवार है वो मुगलों के साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध कायम नहीं करेगा। तो ऐसी कुछ शर्तें थी। ठीक है, अब ये शर्तें तो उसने कर ली, लेकिन उसके बाद अमर सिंह बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गया और लास्ट में इसी सदमे से बीमार होकर वो मर गया था। तो इसमें संधि की शर्तों में पहला लिखो आप इसमें, महाराणा मुगल बादशाह से संधि तो करेगा, लेकिन कभी उनके दरबार में उपस्थिति नहीं देगा। दरबार में उपस्थिति नहीं देगा। दूसरा सवाल, ज्येष्ठ पुत्र युवराज करण सिंह, ज्येष्ठ पुत्र युवराज करण सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा। मुगल दरबार में उपस्थित होगा। देखो सवाल क्या पूछते हैं? सवाल ये पूछते हैं कि मेवाड़ का पहला शासक, पहला राजा जो 1000 मनसबदारी प्रथा के साथ उपस्थित हुआ, कौन था? करण सिंह। क्योंकि अमर सिंह के बाद में इसी का राज्याभिषेक हुआ था। तो आप इसके कोष्टक में उस सवाल की भाषा लिखेंगे, करण सिंह मेवाड़ का पहला शासक था। क्योंकि अमर सिंह ने संधि की लेकिन वो खुद उपस्थित नहीं हुआ। करण सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने मेवाड़ का पहला शासक था जिसने
मुगल दरबार में एक हजारी मनसबदारी प्रथा के साथ, एक हजारी मनसबदारी प्रथा के साथ उपस्थिति दी, उपस्थिति दी। अगली शर्त, मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध कायम नहीं करेंगे। मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध कायम नहीं करेगा। मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध कायम नहीं करेगा। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध कायम नहीं करेगा। वैवाहिक संबंध कायम नहीं करेगा। नेक्स्ट, चित्तौड़ का दुर्ग महाराणा को लौटा दिया जाएगा। चित्तौड़ का दुर्ग महाराणा को लौटा दिया जाएगा। महाराणा को लौटा दिया जाएगा। लेकिन वह उसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। ठीक है, इसके कोष्टक में देखो, चित्तौड़ दुर्ग तो देना ही था, लेकिन संधि के बाद में करण सिंह को कुछ जागीरें भी प्रदान की गई थी। तो कोष्टक में लिखो, संधि के बाद करण सिंह को रतलाम, फूलिया, रतलाम, फूलिया, बांसवाड़ा, नीमच, अरनोद, आदि परगने जागीर किए गए। आदि परगने भी जागीर किए गए। आदि परगने भी जागीर किए गए। देखो, दो बातें हो गई ने, नीमच व अरनोद। दो बातें आपको मेन जो पूछते हैं कि मेवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कौन था? पहला शासक जिसने मुगलों की, अमर सिंह। और मेवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों के अधीन 1000 मनसबदारी जो प्रथा थी उसके तहत मुगल दरबार में उपस्थिति दी, वो कौन था? करण सिंह था। अमर सिंह कंडीशन के हिसाब से आपको पता है कि उसने ये कह दिया था कि मैं मुगल दरबार में कदम नहीं रखूंगा, मेरी पहली कंडीशन यही है। अगला, अब संधि की शर्तें पूरी हो गई। अब नीचे आगे सवाल लिखो, इस संधि से आहत, इस संधि से आहत अमर सिंह की मृत्यु 26 जनवरी 1620 ईस्वी को हुई। गणतंत्र दिवस के दिन है, लेकिन उस टाइम गणतंत्र दिवस नहीं था। 26 जनवरी 1620 ईस्वी को, 1620 ईस्वी को उदयपुर में हुई। उदयपुर में हुई, लेकिन इनका अंतिम संस्कार गंगोदय, आहड़, गंगोदय में किया गया। गंगोदय में किया गया। तो आपसे ये पूछा जाए कि क्या होगा यहां? छतरी, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि जहां होती है। अमर सिंह की छतरी कहां है? गंगोदय, आहड़ में। ठीक है, अब देखो एक सवाल इसको यूं पूछते हैं, ये जो आहड़ की छतरियां हैं, इनको आप राजस्थान की स्थापत्य कला में महासतियों की छतरियां,
महासतियों की छत्रियां कहाँ हैं? आहड़ में। महासतियों की छत्रियां जो मेवाड़ में सतियां हुई हैं उन सब की छत्रियां कहाँ हैं? आहड़ में है। लेकिन इससे पहले देखो, सती प्रथा तो आपको पता है देवराला कांड तक 1987 तक प्रचलित थी, तो उसके बाद भी राजपूत समाज में ऐसा होता रहा है। तो महासतियों की छत्रियां जो है वो कहाँ है? आहड़ में है। लेकिन अमर सिंह की छत्री से पहले यहाँ कोई छत्री नहीं थे। तो आज जो महासतियों की छत्रियां हैं बहुत सारी, उनमें सबसे पहली छत्री किसकी है? अमर सिंह की। तो आप इसमें लिखो, आहड़ की छत्रियों को महासतियों की छत्रियां कहा जाता है। आहड़ की छत्रियों को महासतियों की छत्रियां कहा जाता है। महासतियों की छत्रियां कहा जाता है। महासतियों की छत्रियां कहा जाता है। महासतियों की छत्रियां कहा जाता है, जिनमें पहली छत्री अमर सिंह की है। जिनमें पहली छत्री अमर सिंह की है। जिनमें पहली छत्री अमर सिंह की है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला है महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह ये अमर सिंह का पुत्र है और शाहजहां का दोस्त, 1620 से 1628 तक। इसका जो कार्यकाल अपन पढ़ते हैं, पहले इसमें एक लाइन लिखो, महाराणा करण सिंह, महाराणा करण सिंह खुर्रम या शाहजहां के गहरे मित्र हो गए थे। गहरे मित्र हो गए थे। गहरे मित्र हो गए थे। ठीक है, तो देखो शाहजहां के बारे में आप इंडियन हिस्ट्री में काफी डिटेल से पढ़ते हो, तो वहां आपको क्या मिलेगा? एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो सबसे पहले वो दोस्त क्या करता है? घर वालों से बगावत करता है कि नहीं? जब तक अच्छा दोस्त नहीं होता तब तक चाहे मन के अंदर कितना ही विद्रोह, घर वालों की से बगावत नहीं कर सकता। पहले चिंता तो यार शाम को जाके सोएंगे कहाँ, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ नहाएंगे, कहाँ धोएंगे। तो करण सिंह से जो दोस्ती थी, इसके चलते शाहजहां ने जहांगीर से बगावत कर दी। तो बगावत के काल में वो उदयपुर या मेवाड़ में ही रहा था। बिल्कुल ठाट बाट से यहाँ के राजमहलों में, मंदिरों में या विलासों में उसने अपना जीवन बिताया था। तो आप इसमें लिखो, तथा जब शाहजहां ने जहांगीर से विद्रोह किया था तो उसने लंबे समय तक अपना समय उदयपुर में स्थित देलवाड़ा की हवेली में बिताया। देलवाड़ा की हवेली में बिताया तथा कुछ समय पिछोला झील के किनारे स्थित जग मंदिर पैलेस में। पिछोला झील के किनारे स्थित जग मंदिर पैलेस में। ठीक है, यहां देखो, जग मंदिर पैलेस, करण सिंह विलास, ये कुछ नाम मैं बता रहा हूं
जगमंदिर पैलेस, करण सिंह विलास, और एक नाम इसमें और आता है दिलखुश महल। पहली बात तो ये पूछते हैं कि ये आपके पर्यटन में भी रिपीट होंगे। देखो, जगमंदिर पैलेस, करण सिंह विलास और दिलखुश महल, ये तीनों कहाँ हैं? उदयपुर में। ठीक है। तीनों का निर्माण किसने करवाया? करण सिंह ने। किसने करवाया? करण सिंह द्वारा। लेकिन ये जो जगमंदिर पैलेस है, इसको पूरा करण सिंह के पुत्र जगत सिंह प्रथम ने करवाया। इसका मतलब शाहजहां उसी टाइम रहा था जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। समझ गए आप? तो यहां इन तीनों का निर्माण पूछा जाए तो करण सिंह द्वारा है, लेकिन इसके अधूरे पार्ट को किसने पूरा किया था? जगत सिंह प्रथम ने पूरा किया था। ये तीनों ही स्थापत्य के नमूने हैं करण सिंह के टाइम के। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखे हैं वैसे के वैसे ही लिख लो आप इन तीनों को। एक तरफ निर्माण करण सिंह द्वारा और दूसरी तरफ इसका तीनों ही उदयपुर में है। और इनमें से एक का, जगमंदिर पैलेस का काम शुरू किसने करवाया था? शुरू करण सिंह ने करवाया और पूरा किसने किया? जगत सिंह प्रथम ने। ये इसका पुत्र था। अब यहां देखो, मेवाड़ में प्रतिरोध कम हो गया था संधि करते ही, तो यहां आपको लड़ाइयों की बात तब तक नहीं मिलेगी जब तक शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध नहीं होता। क्योंकि शाहजहां जहांगीर के कार्यकाल में ही जो महाराणा है इनके काफी करीब आ गया था, और आपात परिस्थितियों में या बगावत के टाइम में इनको शरण भी दी गई थी। इसलिए मेवाड़ जो है वो इन संकटों से बचा रहा। तो सीधी सी बात यह है कि करण सिंह और शाहजहां की दोस्ती से संधियों के बाद लंबे समय तक मेवाड़ जो है वो संघर्ष से बचा रहा। इसके बाद में अगला सवाल आता है जगत सिंह प्रथम पर। तो हेडिंग जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ये 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक इसका अपन शासनकाल पढ़ते हैं, 28 से 52। पुत्र था ये। अब देखो, ये धीरे धीरे कुछ स्थापत्य कला के नमूने वगैरह इनको बढ़ाने के लिए फुर्सत मिल गई थी, वरना तो कुंभा के बाद में लंबे समय तक स्थापत्य जो वो ड्रॉप ही हो गया था एक तरह से। तो यहाँ इसमें देखो, कल परसों मैं आपको बता रहा था करण और करण का मीनिंग। अभी वाले करण सिंह को अपन ने कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या है? दानी, दान करने वाला। तो देखो, कई बार क्या होता है, नाम तो घर वाले निकाल देते हैं होशियार सिंह, और काम होते हैं डफर सिंह के से। दिमाग काम करता नहीं, राबड़ी पीने जितना ही है। तो देखो, मेवाड़ की हिस्ट्री में ये चीज, मैं शब्द काम में क्यों ले रहा हूं? सवाल देखो, मेवाड़ का दानी राजा किसको कहते हैं? जगत सिंह को। देखो, दानी मीनिंग करण सिंह का है, जबकि वास्तव में दानी था कौन? जगत सिंह, जो किसका पुत्र था? करण सिंह का। तो वो दानी नहीं था जिसके नाम का अर्थ दानी है, जिनके, जबकि उसका बेटा क्या था? दानी था। तो आप इसमें लिखो, जगत सिंह प्रथम को दानी राजा के नाम से जाना जाता है। जो ब्राह्मणों को सोना व चांदी का तुलादान करता था। सोना व चांदी का तुलादान करता था। एक सवाल तो ये ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। एक इसके संबंध में जो पूछते हैं वो है उदयपुर के विष्णु मंदिर पर सवाल पूछते हैं। इस सवाल को पूछने का कारण क्या है? तो देखो, मंदिर स्थापत्य की शैलियां आप पढ़ते हो तो दक्षिण भारत में एक शैली प्रचलित है, उसको अपन क्या कहते हैं? नागर शैली। और नागर शैली को ही हम क्या कहते हैं? पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन शैली जानते हो क्या? जैसे सभा में पंच बैठते हैं, ठीक है, उस हिसाब से पंचायत, इनका जो गर्भगृह होता है जहाँ बैठ के मंदिर में पूजा करते हैं, उसमें खंबे वगैरह इस हिसाब से लगे होते हैं जैसे पंचायत में पंच बैठते हैं, और पंचों का जो मुखिया सामने बैठता है उस जगह मूर्ति को विराजमान करते हैं। तो उदयपुर में ये जो विष्णु मंदिर है ये किस शैली का है? नागर शैली का, या इसको पंचायतन शैली लिखा हुआ हो सकता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। अब ये अपने आप में मेवाड़ की हिस्ट्री में स्थापत्य का एक नया प्रवेश था। इसके लिए दरबार को विशेष कलाकारों की आवश्यकता थी, ठीक है। तो यहाँ नाम आता है दो कलाकारों का, एक होता है भाणा और दूसरा होता है मुकुंद। तो भाणा व मुकुंद के निर्देशन में इस मेवाड़ के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये पिता पुत्र थे, ये भाणा पिता थे और ये पुत्र थे। इन दोनों के निर्देशन में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मंदिर का निर्माण भाणा हुआ है मुकुंद के निर्देशन में, लेकिन इसके अंदर एक वो स्लेट लगी हुई है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो उस प्रशस्ति को लेखबद्ध करने का काम किसने किया है? कृष्ण भट्ट ने। तो देखो, इन तीन लोगों का नाम जुड़ा हुआ है इस विष्णु मंदिर से, कृष्ण भट्ट, भाणा और मुकुंद। ये दोनों क्या थे? ये इसको बनाने वाले थे, और ये क्या लिखने वाला था? इसकी प्रशस्ति लिखने वाला था। इसके अंदर जो प्रशस्ति लगी हुई है वो किसने लिखी है? कृष्ण भट्ट ने। तो इसमें अगला सवाल, जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर, कोष्टक में जगदीश जी कर लेना, विष्णु मंदिर कोष्टक में जगदीश जी, विष्णु मंदिर नागर या पंचायतन शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। नागर या पंचायतन शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है, उत्कृष्ट नमूना है, उत्कृष्ट नमूना है। जिसे जगत सिंह ने अर्जुन की निगरानी में निर्मित करवाया, अर्जुन की निगरानी में निर्मित करवाया, अर्जुन की निगरानी में निर्मित करवाया, जिसके वास्तुकार भाणा व उनके पुत्र मुकुंद थे, जिसके वास्तुकार भाणा व उनके पुत्र मुकुंद थे, भाणा व उनके पुत्र मुकुंद थे। उनके पुत्र मुकुंद थे। यहां की जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना जगत सिंह के लिए लिखी गई है। यहां की जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना कृष्ण भट्ट द्वारा की गई, कृष्ण भट्ट द्वारा की गई। कृष्ण भट्ट द्वारा की गई। पिछोला झील के तट पर स्थित मोहन मंदिर व रूपसागर तालाब का निर्माण भी
रूप सागर मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब का निर्माण भी जगत सिंह प्रथम द्वारा ही करवाया गया। जगमंदिर महल का पूरा निर्माण इसने करवाया था, ये मैंने आपको बता ही दिया, जो करण सिंह ने शुरू किया था। अब देखो इस प्रकार पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है एक सवाल अपन ने शायद गलत लिख लिया, वो चित्रशैली लिखी है ना, वहां उसमें अमर सिंह लिख दिया स्वर्णकाल। पीछे देखो देखें उसकी जगह काट के आप जगत सिंह करेंगे, क्योंकि अभी एक वो मैं लिखाने वाला हूं चितेरू की ओवरी। मेवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ चावंड से किसने करवाया? प्रताप ने। और इसका स्वर्णकाल किसका है? जगत सिंह प्रथम का। ठीक है, यहां अभी जो मैं आपको एक शब्द लिखाऊंगा जो बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चितेरू की ओवरी। चितेरू की ओवरी क्या है? ये चित्रकला की एक पाठशाला थी, चित्रकला की एक पाठशाला जहां से चित्रकारों को ट्रेंड किया जाता था और इनके दरबार में बहुत सारे चित्रकार रहते थे। तो इसके आगे लिख लो चित्रकारों की पाठशाला, जिसकी स्थापना जगत सिंह प्रथम ने करवाई। चित्रकारों की पाठशाला जिसकी पाठशाला जगत सिंह प्रथम ने करवाई। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस जैसी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। जगत सिंह प्रथम ने करवाई। मेवाड़ चित्रशैली को जगत सिंह ने इतना प्रोत्साहन दिया, मेवाड़ चित्रशैली को जगत सिंह ने इतना प्रोत्साहन दिया, जगत सिंह ने इतना प्रोत्साहन दिया कि इनके काल को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल कहा जाता है। देखो ये सवाल उससे भी ज्यादा रिपीट हुआ है। मनोहर व साहिबुद्दीन, लिख लो दोनों नाम, मनोहर व साहिबुद्दीन। ये जगत सिंह के दरबारी चित्रकार थे, बहुत बार रिपीट हुआ है, कम से कम आपको 20 बार परीक्षाओं में आया हुआ मिल जाएगा। मनोहर व साहिबुद्दीन इंपॉर्टेंट लगा लेना। मनोहर व साहिबुद्दीन जगत सिंह के दरबारी चित्रकार थे, दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, इसके बाद में एक सवाल बार बार रिपीट होने वाला, यह भी इंपॉर्टेंट है, रागमाला। यह भी कई बार आया हुआ मिल जाएगा। क्या है ये? ये मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध ग्रंथ है, मतलब चित्रित ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की थी? साहिबुद्दीन ने। तो इस रागमाला क्या है? चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ स्कूल का, और इसकी रचना किसने की थी? साहिबुद्दीन ने। तो आप इसमें लिखो मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ। इनमें खाली चित्र होते हैं। मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध ग्रंथ जिसकी रचना साहिबुद्दीन द्वारा की गई, जिसकी रचना साहिबुद्दीन द्वारा की गई, साहिबुद्दीन द्वारा की गई।
देखो ध्यान रखना थोड़ा सा, ये सवाल मतलब चित्रकला का स्वर्ण युग अपन किसके टाइम को मानते हैं मेवाड़ स्कूल में? जगत सिंह के टाइम को। तो चित्रशैली का शुरुआत तो कहाँ हुआ है? चावंड में। और चित्रकला को चरम पर कहाँ पहुंचाया? उदयपुर में। ये चितेरू की ओवरी जो पाठशाला है वो कहाँ है? उदयपुर। उसके ऊपर गोले में लिख लेना, नाव के ऊपर। चितेरू की ओवरी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ये बात ध्यान रखना। जबकि मेवाड़ चित्रशैली जो है उसकी शुरुआत अपन ने कहाँ से लिखी है? चावंड से लिखी है। इसके अलावा जैसे अपन नाथ द्वारा चित्रशैली की बात करेंगे, मेवाड़ चित्रशैली के कई प्रतिष्ठान है, तो नाथ द्वारा चित्रशैली की चर्चा अपन राज सिंह के साथ करेंगे। ठीक है ये मेवाड़ के ही, ये मेवाड़ चित्रशैली के उप स्कूल है। तो पहले अपन ने चावंड की बात की, अभी चित्रशैली में कहाँ बात की? उदयपुर की, चितेरू की ओवरी की बात की। और अभी जस्ट अगला जो मैं आपको बताऊंगा, तो मेवाड़ चित्रकला स्कूल का एक नया प्रतिष्ठान जो है वो राज सिंह द्वारा पैदा किया गया था। तो राज सिंह ने नाथ द्वारा चित्रशैली, तो एक तरह से ये किसकी शाखा है? मेवाड़ चित्रशैली की ही एक शाखा है। चावंड भी मेवाड़ चित्रशैली की है, उदयपुर भी किसकी है? मेवाड़ चित्रशैली की है। तो अगला शासक आप लिखेंगे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह, ये 1652 से 1680, 1652 से 1680। ठीक है। क्या लिखा जाता है इसके बारे में? देखो ये बहुत ही वीर और साहसी था। और एक सवाल इसके ऊपर बार बार जो इसने राजाभिषेक के समय विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? मेवाड़ के किस शासक ने? तो देखो ये लिखोगे साहसी व वीर, और उसके बाद राजाभिषेक के साथ राजाभिषेक विजय कटकातु। इस तय को टय लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेलिंग के हिसाब से। विजय कटकाटू लिखा हुआ हो, विजय कटकातु लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय कटकातु की उपाधि राजाभिषेक के समय किस मेवाड़ के शासक ने धारण की? राज सिंह ने। ठीक है। अब अगला सवाल देखो, मैं बता रहा हूं, इसको जोड़ना ऊपर वाले शासक से मैंने इसको हटा दिया है। संधि में यह था कि मेवाड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होगी, और इस शर्त को तोड़ दिया था जगत सिंह प्रथम ने। उसने किले के चारों ओर जो चार दीवारी थी, परकोटा था, उसका निर्माण शुरू करवा दिया था। ठीक है। और इस निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किसने किया? राज सिंह ने। और ये बात रास नहीं आई तब तक मुगलों का उत्तराधिकारी, जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां बन गया था। तो शाहजहां ने जैसे ही इसने रिपेयरिंग को जारी रखा, तो सादुल खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी, और जितनी रिपेयरिंग इन दोनों पिता पुत्र ने करवाई थी उस पूरी को क्या कर दिया? तोड़वा दिया। और परिस्थितियां राज सिंह की उस समय ठीक नहीं थी, राज सिंह की उस समय ठीक नहीं थी, इसलिए इसने परिस्थितियों को भांपते हुए उनकी हरकतों का कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद इसने धीरे धीरे क्या शुरू किया, जैसे टीका दौड़, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अहेरिया उत्सव और टीका दौड़, इन दोनों का संबंध शिकार जैसी हरकतों से होता है। तो अहेरिया उत्सव जो होता है वो चौगानी स्टेडियम में होता था, और टीका दौड़ है वो खुले जंगलों में होते थे। ठीक है। तो उस टीका दौड़, मतलब टीका दौड़ के बहाने जो जो मेवाड़ की सीमाओं से लगती हुई मुगलों की चौकियां थी उनको धीरे धीरे एक एक को उड़ाना इसने शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने दीवार गिरवाई दुर्ग की, तो इसने मुगलों की चौकियों को उड़ाना शुरू कर दिया। और ऐसा इसने क्यों कर लिया? तुड़वाई उस समय विरोध नहीं किया, ये एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था।
और जब इसने अपनी हरकतें शुरू की उस समय शाहजहां के जो पुत्र थे, दारा, सिको, हैं, औरंगजेब, ये शाहजहां के पुत्र थे, ये उत्तराधिकार को लेकर क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। उस समय उसने ये काम शुरू किया था। ठीक है, अब दारा सिंह उत्तराधिकार के युद्ध में राज सिंह ने दारा सिकों का साथ नहीं दिया और लंबे समय तक औरंगजेब और राज सिंह के बीच में पत्र व्यवहार चलते रहे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में दारा सिको जो है वो किसके खिलाफ हो गया? राज सिंह के खिलाफ हो गया। ठीक है ना, तो इस हिसाब से कुछ चीज़ें मेवाड़ की हिस्ट्री में जो है वो वापस करवट लेती हैं और वो किसके खिलाफ हो जाती है? मेवाड़ मुगलों के खिलाफ हो जाती है। ठीक है, तो अगला सवाल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि संधि की शर्तों का उल्लंघन मेवाड़ की जिस शासक ने शुरू किया वो जगत सिंह प्रथम था। लेकिन जगत सिंह प्रथम ने जो निर्माण शुरू करवाया उस समय मुगलों की ओर से मेवाड़ के ऊपर कोई आक्रमण नहीं हुआ। यह आक्रमण किसके समय में शुरू हुए? राज सिंह के समय में शुरू हुए। और राज सिंह के समय में यह आक्रमण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। लेकिन जिस आदमी के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी वो था सादुल्ला खां। कौन था? सादुल्ला खां। ये दोनों सवाल एक जगह क्यों लिखवा रहा हूं तो आप इसमें लिखो 1615 ईस्वी में हुई मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन। ये उपाधि लिख लिया नहीं इसकी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन किले की मरम्मत शुरू करवाकर, किले की मरम्मत शुरू करवाकर जगत सिंह प्रथम ने किया। जगत सिंह प्रथम ने किया। जगत सिंह प्रथम ने किया तथा इसी मरम्मत को राज सिंह ने जब जारी रखा, राज सिंह ने जब जारी रखा जारी रखा तो शाहजहां ने सादुल खां के नेतृत्व में सेना भेजकर, शाहजहां ने सादुल खां के नेतृत्व में सेना भेजकर तुड़वाया, जिसका विरोध तो राज सिंह ने नहीं किया। जिसका विरोध तो राज सिंह ने नहीं किया, लेकिन कुछ समय पश्चात उसने टीकादौड़ के बहाने मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित, टीकादौड़ के बहाने मेवाड़ की सीमाओं में स्थित मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए। मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए। आक्रमण शुरू कर दिए। ठीक है, अब देखो आगे शाहजहां के उत्तराधिकारी अपन पढ़ते हैं, उसके पुत्र दारा सिको हैं और औरंगजेब, ये सब क्या थे? जो उत्तराधिकार को लेकर आपस में क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो दारा सिको ने जब इससे सहायता मांगी तो बेसिकली जो लड़ाइयाँ लड़ी चली हैं वो उनके उत्तराधिकार को लेकर, वो दारा सिको और औरंगजेब के बीच में चली है। अब दारा सिको का साथ न देकर उसने किसका साथ देने की ठानी थी? औरंगजेब का साथ देने की ठानी थी।
लेकिन उस समय तक कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जो राज सिंह को औरंगजेब का विद्रोही घोषित कर देती हैं। अब ये पॉलिटिकल इश्यू यदि अपन देखें तो जोधपुर का अजीत सिंह और मारवाड़ की हिस्ट्री में एक राठौड़ सरदार दुर्गादास को अपन पढ़ते हैं। ये दोनों ही उस समय किसकी शरण में थे? ये राज सिंह की शरण में थे। और ये दोनों ही किसके विरोधी थे? औरंगजेब के विरोधी थे। तो एक्चुअल कारण तो औरंगजेब का विरोधी होने का ये था कि ये जो मारवाड़ के दो राठौड़ थे वो मांगे जाने पर भी नहीं लौटाए गए। किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा। लेकिन इसी दौरान एक घटना और हो जाती है और उस घटना का संबंध किससे है? किशनगढ़ का राजा था रूप सिंह। किशनगढ़ का राजा था रूप सिंह और उसकी पुत्री, और रूप सिंह का पुत्र देखो मानसिंह किशनगढ़ में भी हुआ है, मानसिंह जोधपुर में भी हुआ है, मानसिंह आमेर में भी हुआ है, कंफ्यूज मत होना। तो रूप सिंह का पुत्र था मानसिंह और पुत्री थी चारुमती। इससे विवाह कौन करना चाहता था? औरंगजेब करना चाहता था। तो चारुमती ने राज सिंह को लेटर लिखा कि आपको धर्म रक्षार्थ मुझसे विवाह करना चाहिए, और उसने उससे विवाह कर लिया था। तो औरंगजेब का जो गुस्सा है वो और भी आक्रामक हो गया। ठीक है, इस परिणाम को लेकर 1664 ईस्वी को राज सिंह और औरंगजेब के बीच एक लड़ाई हुई थी। वो राजसमंद में हुई थी, हल्दी घाटी के पास में ही, देसूरी की नाड़। तो देसूरी की नाड़ की लड़ाई या जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? राज सिंह और औरंगजेब के बीच हुआ था। अब एक्चुअल पॉलिटिकल कारण क्या था ये पता नहीं, लेकिन जो ज़्यादातर कथा साहित्य लिखने वाले हैं वो ये कहते हैं कि चारुमती को लेकर ये लड़ाई इनके बीच हुई थी। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे औरंगजेब का प्रतिरोध, ये हेडिंग डालेंगे आप, औरंगजेब का प्रतिरोध कैसे किया। तो इसमें प्रतिरोध में पहला सवाल लिखेंगे कटुता का कारण। कटुता का कारण देखो, दारासिकों का साथ राज सिंह द्वारा नहीं देकर इनके बीच पत्र व्यवहार शुरू हुए थे। तो देखो प्रतिरोध, और इसके हेडिंग के कोष्टक में आप लिखेंगे उत्तराधिकार की लड़ाई में, उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर परस्पर पत्र व्यवहार के बावजूद, समझोगे इसे, परस्पर पत्र व्यवहार के बावजूद, मतलब दारा सिकों का साथ देने से उसने मना कर दिया था, आपस में कांटेक्ट भी किया पत्रों के माध्यम से, इसके बावजूद भी इनमें कटुता आई। पत्र व्यवहार के बावजूद, कोष्टक बंद कर दो। ठीक है, अब कटुता का कारण क्या था? नंबर 1, पहला कारण जोधपुर के अजीत सिंह एवं दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। जोधपुर के अजीत सिंह तथा दुर्गादास राठौड़ को शरण देना, जो कि औरंगजेब के विरोधी थे, जो कि औरंगजेब के विरोधी थे। जो कि औरंगजेब के विरोधी थे। दूसरा इसमें लिखो औरंगजेब का कट्टर मुसलमान होना। औरंगजेब का कट्टर मुसलमान होना, कट्टर मुसलमान होना। और तीसरा इसमें आप लिखोगे किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री, रूप सिंह की पुत्री चारुमती, चारुमती के साथ राज सिंह का विवाह, के साथ राज सिंह का विवाह, राज सिंह का विवाह कोमा, जिससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था।
ठीक है। देखो मैंने कट्टर मुसलमान, तो उस विवाह के कोष्टक में लिख लो धर्म रक्षार्थ। भाई हिंदू वर्सेज मुस्लिम हो गया था ये, या हिंदू वर्सेज मुगल हो गया था, तो ये तो हो गया इसकी कटुता का कारण। ठीक है। और नंबर 2, परिणाम क्या निकला इसका। तो परिणाम में पहला परिणाम लिखो, इनकी कटुता का पहला परिणाम क्या निकला। पहला परिणाम ये निकला कि चारुमती विवाद को लेकर 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में देसूरी की नाल का युद्ध, देसूरी की नाल का युद्ध औरंगजेब व राज सिंह के बीच हुआ। ये राजसमंद में है। देसूरी की नाल राजसमंद में युद्ध हुआ। दूसरा परिणाम आप इसमें लिखोगे 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी किया। मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी किया। मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी किया। आदेश जारी किया। आदेश जारी किया। जिसका विरोध राज सिंह द्वारा किया गया। राज सिंह द्वारा किया गया। राज सिंह द्वारा किया गया। देखो 2 उसने मंदिर बनवाए थे, कोष्टक में लिख लो। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का, तथा कांकरोली में द्वारिकाधीश का मंदिर। कांकरोली में द्वारिकाधीश का मंदिर राज सिंह द्वारा बनवाया गया। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का और कांकरोली में द्वारिकाधीश का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? राज सिंह द्वारा। तो नाथ द्वारा जो है ना, उसके पास में सिहाड़ गांव है, तो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा के ऊपर सिहाड़ लिख लेना। कई बार ये गांव का नाम भी दे देते हैं। सिहाड़ छोटा सा गांव है, मंदिर बनवाया। तो ये उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप था जो मूर्तियां तुड़वाई गई थी। तो जब औरंगजेब मूर्तियां तुड़वा रहा था, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये द्वारिकाधीश और श्रीनाथ जी की जो मूर्तियां हैं वो कहीं दूसरे मंदिरों में जब तुड़वा रहा था तो लोग उठाकर ले आए थे। उन मूर्तियों को विराजमान करवाने के लिए राज सिंह ने इन मंदिरों का नए सिरे से निर्माण शुरू करवा दिया था। आपको पता होगा कि ये जो मूर्ति है, इसको तो अपन श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है ना, इसको कहाँ से लाया गया है? गोवर्धन पर्वत से उठाकर लाए थे कुछ लोग। और मूर्ति को उस मंदिर में जब औरंगजेब के लोग तोड़ने के लिए आ रहे थे, तो मूर्ति को कुछ लोग छिपा कर उठा के ले आए। और यहाँ से बहुत कुछ निकलेगा आगे। क्या था? जैसे पुराने खंडहर टाइप जगह थी ना, उनमें साफ सफाई करके लोगों ने उस मूर्ति को वहाँ विराजमान कर लिया और वहाँ उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। अब आगे कल्चर में जा रहा हूँ मैं। अब ये लोग जो उन बंद स्थानों के ऊपर श्रीनाथ जी की मूर्ति के सामने जो पूजा अर्चना करते थे, उसके लिए जिस गायकी को यूज करते थे वो क्या है? हवेली। ये संगीत की शैली है। तो हवेली संगीत की शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। उसके बाद अष्टछाप शब्द सुना है क्या? क्या होता है? ये किस शैली की है? तो आप अष्टछाप काव्य पढ़ते हो ना, तो हवेली संगीत अष्टछाप काव्य शैली से मैच करती है। तो अष्टछाप काव्य शैली में जो आराधना है वो किस मंदिर में की जाती है? नाथ
श्रीनाथ नाथ द्वारा में। समझ आ गई बात? तो ये आगे जब अपन पढ़ेंगे, मतलब उस मूर्ति को वहां से उठाकर लाना और ये मंदिर बनवाना, इससे कल्चर में कई सवाल जो है वो बनते हैं। तो राज सिंह, जैसे अभी मैंने बताया कि मुगलों की ओर से औरंगजेब जो है वो कट्टर था, मूर्तियों को तोड़वा रहा था। उस समय मूर्तियों को बचाने का काम कौन कर रहा था? राज सिंह कर रहा था। कहीं से भी लोग मूर्ति उठा के ला रहे थे तो उनके लिए मंदिर की व्यवस्था वो करवा रहा था। तो हवेली संगीत, अष्ट साप शैली की आराधना, ये सब चीजें यहीं से जुड़ी हुई हैं, आगे अपन देखेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल इसमें जो देखना है, अप्रैल 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। तीर्थ कर था ये, अप्रैल 1679 ईस्वी में, 79 में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। जजिया कर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में उसने एक सिलसिला शुरू कर दिया था, जैसे अंबा माता का मंदिर बनवा दिया। इन मंदिरों में मूर्तियों के सामने जो पूजा करने वाले ब्राह्मण थे उनको रत्नों का तुला दान करवाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं कौन से दान की बात कर रहा था? सोने चांदी का तुला दान किसने किए? जगत सिंह ने। और रत्नों का तुला दान, समझ में आ गई बात? तो आप इसमें लिख लो, राज सिंह ने ब्राह्मणों को रत्नों का तुला दान दिया। रत्नों का तुला दान दिया। तो ये जस्ट मतलब औरंगजेब की धार्मिक शैली के विरुद्ध थी ये सारी हरकतें। इससे वो क्या हो गया? नाराज हो गया। नाराज हो गया तो देखो क्या आता आगे, इसका परिणाम निकलता है एक बार फिर मेवाड़ के ऊपर मुगलों की ओर से आक्रमण। और ये आक्रमण औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड, अकबर फर्स्ट तो किसका पुत्र पड़ा है? हुमायूं का। और अकबर सेकंड किसका पुत्र था? औरंगजेब का। तो इसमें लिखो, राज सिंह से नाराज औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर सेकंड के नेतृत्व में, अकबर सेकंड के नेतृत्व में, अकबर सेकंड के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। मतलब एक साथ ही भेजा था इसने। मतलब उधर वाली हिस्ट्री में भी आप ध्यान रखना, मेवाड़ व मारवाड़ दोनों लिख लो। मेवाड़ व मारवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। बस ऐसी चीजें होती हैं जिनको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अब मेवाड़ व मारवाड़ पर आक्रमण के लिए क्यों भेज दिया? वो दोनों भी तो थे। तो औरंगजेब के मारवाड़ और मेवाड़ दोनों ही क्या थे? टारगेट थे। तो दोनों पर एक साथ। लेकिन ये क्या है, कोई खास नहीं था। और इसका एक सेनापति था औरंगजेब का, तंवर खा, जिसके साथ इसको भेजा करता था अकबर सेकंड को। वो भी थोड़ा लालची टाइप का आदमी था। तो कोष्टक में लिख लो, अकबर द्वितीय तथा सेनापति तंवर खा को प्रलोभन देकर, अकबर द्वितीय तथा सेनापति तंवर खां को प्रलोभन देकर राज सिंह ने अपनी तरफ मिला लिया। ठीक है, एक इसका आता है राजसमंद झील पर। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। मेवाड़ की हिस्ट्री में स्थापत्य कला के नमूनों में ये प्राथमिकता पर है। क्या है ये? देखो, गोमती नदी का पानी रोककर उसके आगे इस झील का निर्माण करवाया गया है। तो पहला सवाल,
राजसमंद झील में जो जल स्रोत है वो क्या है? गोमती नदी है। ये राज सिंह द्वारा निर्मित है, राज सिंह द्वारा निर्मित, इसीलिए इसके साथ पढ़ रहे हैं, नहीं तो अपन और कहीं पढ़ लेते हैं। राज सिंह द्वारा निर्मित, ठीक है। इस झील के चारों तरफ जो शिलालेख उत्कीर्णित हैं, एक के बाद एक जैसे टाइल्स लगी हुई होती है ना, उन शिलालेखों को हम किस नाम से जानते हैं? राज प्रशस्ति से। तो इसमें लिखो, झील पर राज प्रशस्ति उत्कीर्णित है। झील पर राज प्रशस्ति उत्कीर्णित है। हो गया? ये प्रशस्ति क्या बताती है? मेवाड़ का इतिहास। खाली राज सिंह की बात नहीं करती है। किसकी बात करती है? मेवाड़ का इतिहास। किसने और किस भाषा में? तो रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखा है इसे। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में, रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में, ठीक है। 25 शिलालेख और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। कितने शिलालेख हैं? 25 शिलालेख हैं। 25 शिलालेखों पर मेवाड़ की हिस्ट्री जो है वो यहां उत्कीर्णित है, ठीक है। इसी झील के किनारे पर, इसी झील के तट पर राज सिंह ने जो कस्बा बसाया था उसको क्या कहते हैं? राजनगर। तो इसमें झील के तट पर राज सिंह द्वारा राजनगर बसाया गया, राजनगर बसाया गया। एक आता है इसमें त्रिमुखी बावड़ी। क्या आता है? त्रिमुखी बावड़ी। इसका निर्माण जो है राज सिंह की पत्नी ने करवाया था। इसको कई बार जया बावड़ी भी लिखा हुआ हो सकता है, और बावड़ी को खाली बाव भी लिख देते हैं। जहां जहां अपन बावड़ी लिखते हैं ना, बाव का अर्थ भी क्या होता है? बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी, जया बाव, त्रिमुखी बाव। बावड़ी और बाव एक ही चीज है। ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये राजसमंद में नहीं है, ये उदयपुर में है। तो आप इसमें लिखो, उदयपुर में इस बावड़ी का निर्माण राज सिंह की पत्नी रामरस दे, राज सिंह की पत्नी रामरस दे द्वारा किया गया, करवाया गया। एक सवाल आप इसमें लिखोगे, राज सिंह के शासनकाल में श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली का उद्भव हुआ। श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली का उद्भव हुआ। आगे अपन चित्र शैलियां पढ़ेंगे, उनमें श्रीनाथ द्वारा शैली का मतलब क्या है? क्या कहते हो इनको? पिछवाइया। अरे नाथ द्वारा की पिछवाई, ये नाथ द्वारा चित्रशैली का ही उत्कृष्ट नमूना है। क्या होता है इसमें? कृष्ण के बाल जीवन से जुड़ी बातों का उल्लेख होता है। मतलब कृष्ण का छोटा रूप, बचपन का रूप, तस्वीरें, गायों के साथ खेलते हुए, गायों का दूध पीते हुए, मक्खन चुराते हुए, समझ गए? जैसे जंगल में उस टाइम जिस प्रकार के पेड़ पौधे थे, कदम वगैरह के पेड़ उनके पीछे दिखाई देंगे, समझ गए आप? नाथ द्वारा चित्रशैली, जिसको अपन मुख्यतः किस में पढ़ते हैं? पिछवाई टाइटल में पढ़ते हैं, तो वो यहीं से निकली है। तो पिछवाइयों की शुरुआत जो है वो किसके टाइम में हुई थी?
राज सिंह के टाइम में हुई थी। तो ये श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली लिखवा के छोड़ दिया। ये मेवाड़ स्कूल की उपशैली है। मेवाड़ स्कूल, चावंड भी मेवाड़ की उपशैली है, उदयपुर चित्रशैली भी मेवाड़ की उपशैली है, नाथ द्वारा भी किसकी उपशैली है? मेवाड़ की उपशैली है। तो मेवाड़ चित्रकला को जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ चावंड, उदयपुर, नाथ द्वारा बांटेंगे तो बांटते ही किसके शासनकाल में क्या स्थिति थी तुरंत दिख जाना चाहिए आपको। क्योंकि चित्रकला अपने राजस्थान में सभी भर्ती परीक्षाओं में सिलेबस में होती है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब एक सवाल आता है, हाड़ा रानी का नाम सुना है क्या? इसके ऊपर आपको हेडिंग डालना चाहिए, हाड़ा रानी। क्यों जानते हैं इसको इतिहास में? हैं? शीशदानी। क्या था ये? राज सिंह को मुगलों से लड़ना था और उसकी सेना में एक बेहतरीन सैनिक था। कौन था? रतन सिंह चुड़ावत। रतन सिंह चुड़ावत। ये कौन थी? ये सहल कंवर थे। क्या था? सहल कंवर। कौन थी ये? एक बूंदी का जागीरदार था, संग्राम सिंह। बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। ये था सलूम्बर का रहने वाला। रतन सिंह कहाँ का था? सलूम्बर का। और सहल कंवर कौन थी? संग्राम सिंह जागीरदार कहाँ का था? बूंदी का। बूंदी के जागीरदार की पुत्री। अब बूंदी में कौन थे? हाड़ा ही थे। और तो उसका नाम भी आपको कई बार हालांकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी ये। आपको खाली ये पूछ सकते हैं, रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी थी। अब ये आदमी क्या था कि जब भी लड़ाई लड़ने जाता तो इसको मासुआ की बहुत याद आती थी। तो ये लड़ाई से पीछे हट जाता था। क्यों? उसको हमेशा ये लगता था कि क्या पता युद्ध स्थल से वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो सहल कंवर ने अपना सिर काटकर इसको दे दिया। ये वो जो पढ़ते हैं ना अपन, सिर काट दे दिया छत्राणी ने, या इसके लिए सेनानी री निशानी। ये एक काव्य शैली में लिखा हुआ काव्य है। ये मेघराज मुकुल चूरू का साहित्यकार है, उसने लिखा है इसके ऊपर। ठीक है। और इसी के नाम पर आज जो है राजस्थान की जो सेमी फोर्स हाड़ा रानी बटालियन है, उसका नाम इसी के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा जैसे अपन राजस्थान पेंटिंग स्कूल्स के साथ साथ लोकल आर्ट में फड़ पेंटिंग पढ़ते हैं, तो फड़ पेंटिंग जो है वो बन चुकी है। फड़ पेंटिंग में क्या होता है कि मतलब घटनाक्रम को चित्रशैली के कपड़े पर चित्रित चित्रों के माध्यम से दिखाते हुए उसको गाया जाता है। गायकी में चित्रों को उल्लेखित किया जाता है। तो हाड़ा रानी के ऊपर पूरी फड़ चित्रित है। समझ आ गई बात? तो आप इसमें हाड़ा रानी कोष्टक में सहल कंवर और 2-3 बातें फटाफट लिख लो। पहला लिखो, बूंदी के हाड़ा संग्राम सिंह की पुत्री। बूंदी के हाड़ा संग्राम सिंह की पुत्री तथा सलूम्बर के रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी। रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी। दूसरा, रतन सिंह चुड़ावत राज सिंह की सेना में एक सैनिक था।
राज सिंह के साथ क्यों पढ़ा रहा हूं, है ना। राज सिंह की सेना में एक सैनिक था, सेना में एक सैनिक था जो सहल कंवर की याद में सहल कंवर की याद में एकाग्रचित्त होकर सहल कंवर की याद में एकाग्रचित्त होकर लड़ाई नहीं लड़ पाता था, लड़ाई नहीं लड़ पाता था। लड़ाई नहीं लड़ पाता था। इसी कारण हाड़ा रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति को दे दिया। अपने पति को दे दिया। तो इसमें अगला लिखो, राजस्थान की पुलिस महिला बटालियन का नाम, हाड़ा रानी बटालियन है ना, राजस्थान की पुलिस बटालियन का नाम हाड़ा रानी बटालियन। दूसरा आप इसमें लिखो, हाड़ा रानी फड़चित्र, हाड़ा रानी फड़चित्र, हाड़ा रानी फड़चित्र। तीसरा चूरू, ऐसे लिखो, मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल कोष्टक में चूरू द्वारा सेनानीरी निशानी, तीसरा आएगा, सेनानीरी निशानी की रचना की गई, सेनानीरी निशानी की रचना की गई, की रचना की गई। फड़ वाला लिख लिया क्या? इनकी स्मृति में हाड़ा रानी फड़चित्र प्रचलित है, हाड़ा रानी फड़चित्र प्रचलित है, हाड़ा रानी फड़चित्र प्रचलित है।